आज सुबह से किशोर जी की तबीयत खराब लग रही थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। आज उनका बड़ा बेटा रवि भी जल्दी ऑफिस चला गया था। मंझला बेटा सुमित भी अपने काम पर निकल गया था और छोटा बेटा तो था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। किशोर जी को बहू से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी काफी सोचने के बाद उन्होंने बड़ी बहू को बुलाया और डरते डरते बोले, बहू, रवि को फोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही और हाथ पैर भी काफी ज्यादा कपकपा रहे हैं। किशोर जी की बस इतना कहने की देर थी कि बहू रीमा तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो कुछ काम ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। वो ऑफिस गए हैं। वे और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो आ नहीं सकते। कितनी बार कहा है जितना खाना है उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज के लिए मना करोगे नहीं, जो मिलता है सब खा लोगे। जब देखो आपका मुंह चलता ही रहता है। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जीभ को काबू नहीं रखोगे तो उल्टी ही करोगे। बहू की जली गटी बातें सुनकर किशोर जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए और अचार भरी नजरों से अपने छोटे बेटे राकेश की ओर देखने लगे। राकेश से अपने पिता का ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बिना कुछ कहे तुरंत बाजार के लिए निकल गया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक घड़ी थी जो उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट करी थी। उसने अपनी घड़ी को बेचने का फैसला किया। घड़ी बेचकर जो पैसे हुए उससे अपने पिता के लिए दवा लेकर आया और अपने पिता को दवा खिलाया। दुकान वाले ने जूस का पैकेट भी दिया। उसे भी समय समय पर पिलाना शुरू किया, जिससे उनको जान में जान आ गई। अब दोपहर के 3 बजने को आए। उल्टियों की वजह से बाबूजी पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खुद ही उठे, मछली बहू की रसोई में खाना लेने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि मछली बहू रास्ते में ही रोक दी और बोली, ये क्या बाबूजी, आप तो अभी उल्टियां कर रहे थे और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? चारों तरफ बदबू ही बदबू हो रही है। जाइए और पहले वे गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए बहू ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख से तड़पते हुए किशोर जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किशोर जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा रवि घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। किशोर जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो रवि बोला, अच्छा बस इतनी सी बात है, अब तो आप ठीक है ना? इस अवस्था में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इतना कहते हुए अंदर चला गया। किशोर बाबू अपने बेटे से और बातें करना चाहते थे, अपने बेटे के साथ थोड़ी देर समय बिताना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे के पास उनके लिए जरा भी वक्त नहीं था। किशोर जी ने अपनी बड़ी बहू से बोले, बेटा मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना दो। तभी बड़ी बहू तुनक कर बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और ना ही आपकी पत्नी जो आपकी हर फरमाइश को पूरा करूँ। जो खाना सबके लिए बना है वही खाना पड़ेगा। मैं अलग से कुछ नहीं बनाऊंगी। खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपको तो बस बहू ये बना दो वो बना दो। तंग आ चुकी हूँ मैं आपके इन सब से, आपसे और आपकी अतरंगी फरमाइशों से। और थोड़ी देर बाद 2 सूखी रोटी और नमक लाकर किशोर बाबू के सामने रख दी। किशोर बाबू की जो भूख लगी थी वो मानो खत्म सी हो गई। वो 2 रोटी किसी तरह खाने लगे, तभी अंदर से आवाज आई, मम्मी मुझे थोड़ा सा और पनीर और सब्जी देना। किशोर बाबू का भी पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो सोचने लगे कि बहू से मांगूं या ना मांगूं। यदि बहू को देना होता तो रोटी के साथ दे ही देती। वो सब्जी नहीं मांगी और किसी भी तरह खाकर अपने कमरे में चले गए। धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी समय आया जब बूढ़े बाबूजी खाने के लिए दोनों बेटे के दरवाजे पर जाकर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिलता। आज बाबूजी अपने आप को अभागा महसूस कर रहे थे और भगवान से मन ही मन बोल रहे थे, वाह भगवान, क्या किस्मत लिखी है तूने मेरी। इतना धन, खेती, पैसा सब बेटे के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा रवि बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दो। मुझे इतना सुनते सुनते ही बड़ी बहू रीमा चिल्लाते हुए बोली, दिन रात मेरे ही पास खाओगे क्या? और भी तो बेटे हैं आपकी जमीन जायदाद में सभी ने बराबर का हिस्सा लिया है, तो उन लोगों के पास भी जाओ, खा कर आओ। और ये क्या? वाह ससुर जी, मेरी शिकायत अपने बेटे से कर रहे हो, अब आप चुगली भी करने लगे। इतना सुनते ही बाबूजी चुपचाप वहीं बैठ गए। करते भी क्या, अब मंझली बहू को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। बड़ी बहू खाली पटकते हुए खाना दी और मुझे आंखों में आंसू लिए चुपचाप खाना खाकर वहीं रखे खाट पर लेट गए। उनकी नजर दीवार पर टंगी उनकी पत्नी कमला जी की तस्वीर पर पड़ी और पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके अपने बेटों को खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे, पर अपने बच्चों को पूरा ख्याल रखते थे, जिससे ये बड़े होकर मुझे वही प्रेम सम्मान दें
और वही स्नेह दें। कहने को तो मैं एक जमींदार था, पर आज एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबूजी अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए थे। उसी बीच बारिश शुरू हो गई, तो इस बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े और चाय की चुस्की लेने का मन करने लगा। तभी उनको अपनी बीवी की याद आई कि कमला जी ढेर सारे पकोड़े बनाकर रखती थी। बाबूजी बड़े ठाठ से सभी बच्चों के साथ पकोड़ों का मजा लेते थे बारिश के समय, पर अभी उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसना पड़ता है। बाबूजी ने सोचा क्यों ना मंझली बहू को एक बार कहकर देखे। बाबूजी बहुत साहस बटोर के मंझली बहू के पास गए और बोले, बहू जरा पकोड़े बनाकर दे दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। मंझली बहू ने ढेर सारे पकोड़े बनाकर बाबूजी को दे दिए। खाने के लिए बाबूजी आराम से कुर्सी पर बैठकर तृप्त होकर पकोड़े खाए और फिर अपने रूम में आराम करने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर आए तभी मंझली बहू की आवाज कानों में गूंज गई, गोलू के पापा अब से बाबूजी आए तो जमीन पर कहना बैठने के लिए, क्योंकि वो नहाते नहीं है। मेरी कुर्सी गंदी हो गई, देखो जरा कैसे महक आ रही है। बाबूजी थोड़ा मंझली बहू की बात सुनकर सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं और ना ही कोई सर्फ या साबुन देता है, ना ही मेरे कोई पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है? बाबूजी सोचते सोचते कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। हे राम, अब मैं क्या करूं? ससुर जी तो नहाते भी नहीं और मेरी कुर्सी पर बैठ गए। छी छी। मंझली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और उस कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मेरी कुर्सी गंदी हो गई। सुबह सुबह छोटे बेटे विमल ने बाबूजी को चाय लाकर दी। बाबूजी ने लड़खड़ाती आवाज से छोटे बेटे विमल को बोला, बेटा आज तुम मुझे नहला दोगे? कल मंझली बहू गुस्सा हो रही थी, मैं बदबूदार हो गया हूँ। बेटे ने हामी भर दी। बाबूजी भी बहुत खुश हो गए। फिर विमल ने बाबूजी को नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए। बाबूजी ने विमल से कहा, बेटा जरा दीदी को फोन लगा कर देना, कहना बाबूजी आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को कहा था फोन करने के लिए, पर उस पे वो बोली कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने माई के बात करने लगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। विमल अपनी बड़ी बहन सुमन को फोन किया, हेलो दीदी, कैसी हो? सब कुशल मंगल? लो, बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। थरथराते हाथ से फोन लेकर बोले, बिटिया कैसी है? बड़े दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, बाबूजी से मिलने का मन नहीं करता क्या? सुमन बोली, हेलो बाबूजी, मैं ठीक हूँ। आप जानते हो बाबूजी मैं क्यों नहीं आती, भाभीओं का ताना मुझे चुभता है। खैर आपसे मिलने आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना बाबूजी, प्रणाम। सुमन एक दिन बाद बहुत सारा नाश्ता घर से बनाकर अपने बाबूजी के लिए लेकर आई। जब भाभीओं ने जाना कि ननद आई है तो क्या बोली, क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते जो आप खाना लेकर आई हो? बुरा ना माना दीदी, पर ये ठीक नहीं। गाँव वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरी तो नाक कटवा दी आपने। सुमन ने भाभी को कुछ नहीं कहा, वह बाबूजी को प्यार से खाना खिलाने लगी। उधर दोनों भाभियां आपस में बात करने लगी। बाबूजी से पैसा लेने के लिए हमेशा ठग कर ले जाती, इस बार भी लेकर जाएंगे। इतना बोल सभी अपने अपने कमरे में चली गई। किसी ने सुमन को खाना और एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। सुमन बाबूजी को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी, तभी बड़े भाई पर नजर पड़ी। सुमन रो पड़ी, रोते हुए बोली, भैया क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने घर आ सकूं और अपने पापा को अपने हाथ से खाना खिला सकूं? मेरे बाबूजी पर मेरा कोई अधिकार नहीं? भाई अपनी बहन को कुछ ना कह सका। बेचारी सुमन रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपने ससुराल चली गई। बेटी की आंखों के आंसू देख बाबूजी तड़प रहे थे। क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं कि वे अपने मायके आ सके? कमला होती तो बेटी के आते ही पाँव धोती, पैरों में तेल लगाकर कहती, बेटी खा ले, जिद करती रहती, बेटी आज पल भर रुक भी जा। बाबूजी सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा कैसे मेरी सुमन दिन भर सबका काम करती रहती थी, सभी भाइयों का ख्याल। सोचते सोचते बाबूजी उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। विमल ने पूछा, बाबूजी खाना खाओगे? तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, भूख नहीं आज, बस आज मन भारी लग रहा है। रात में कुली के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आपके शरीर से बदबू आती है। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए बोले, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे, आज हम अपने रूम में ही रहेंगे। खाना बाबूजी अपने रूम में ही खाना खाए। रात में ना ठीक से सोने के कारण बाबूजी की तबीयत खराब जैसी लग रही थी। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर सोच रहे थे किसे बोलूं दवा लाने को और शरीर दबाने को। तभी भी विमल आता है और पूछता है, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी ने बताया तो विमल ने तुरंत बाबूजी के पैर दबाए और फिर बाबूजी के लिए दवा लाने चला गया। तभी बाबूजी के सीने में दर्द होने लगा। सबको बुलाने के लिए बाबूजी के कंठ से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था।
बाबूजी पूरा हिम्मत लगाकर जोर जोर से सबको बुलाने लगे और बोले कि सब लोग मेरे पास आ जाओ। तभी झट से मंझली बहू आती है। अरे बस, बुढ़े की तो हर रोज यही आदत है। आई थी बेटी, कुछ उल्टा सीधा खिला गई होगी, गैस हो गई होगी, इसलिए बुढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम करो, इनका तो दिन रात का यही रोना है। इधर बाबूजी का गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे, इसलिए भी सबको आवाज लगा रहे थे। पानी ना मिलने और दर्द भी बढ़ने के कारण बाबूजी के प्राण निकल गए। बहुत देर शोर ना होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं बाबूजी अब नहीं रहे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय मेरे बाबूजी, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक थे, क्यों चले गए आप बाबूजी? बाबूजी कुछ तो कहो। विमल जब दवा लेकर आता तो देखता कि बाबूजी तो रहे नहीं। वह सारा दवा दरवाजे पर ही फेंकते हुए दहाड़ मारकर रोने लगता है। हाय बाबूजी, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मैं आपकी सेवा करता। विमल जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ बाबूजी आप चले गए, स्वर्ग में इस घर से आपकी कहीं ज्यादा कदर होगी। रोते रोते बाबूजी के सिराने बैठने के बाद विमल वहां से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए बोलता है, कैसे इंसान के दो रूप हैं। बाबूजी थे तो उनकी कोई कदर नहीं करता था, आज उनके लिए उनकी बहू दहाड़े मारकर रो रही हैं। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं सब। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी 5 किस्म की मिठाई होनी चाहिए। मनी मन सोचता हूँ आज मर गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब बाबूजी जिंदा थे तो कोई खाने को भी नहीं देता था। काश यही प्रेम उन्हें पहले दिया होता, आज उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कहते हैं ना कि एक गिलास का पानी का हिसाब भी भगवान को देना पड़ता है, और जब भगवान हिसाब लेने पर आते हैं ना तो हम तड़प उठते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे क्यों दी। बट कभी सोच कर नहीं देखते कि हमने पुरानी ज़िंदगी में किसके साथ ऐसा किया होगा जो आज इतना तड़प रहे हैं। सब कुछ आगे आता है, तो बस ज़िंदगी छोटी है, अच्छे कर्म करते चलें, दूसरे की चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बने, कभी किसी को दर्द दुख ना दें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरी होगी। आशा करती हूँ आपको आपकी ईशा की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। धन्यवाद।